Now we have this heading, and on the basis of that we have few questions over here जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट। 3 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर हेडिंग से अगर आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये हेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे सीरियसली लेना है। पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी ब्रीफ कर दूं। यहाँ पर बात करी जाएगी रोलिंग की, और रोलिंग होगी कहाँ पे? इंक्लाइंड प्लेन पे। इंक्लाइंड प्लेन बना लिया जाए, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया। इसका ये इंक्लिनेशन ये थीटा है। मैंने इसके ऊपर एक बॉडी रख दी, ठीक है। ये बॉडी आपने रख दी, इस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में अगर बात करें तो एक तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे को लगेगा mg। ये यहाँ पर बनाना उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है जितना इस mg के कंपोनेंट। mg के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक अलोंग द प्लेन और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। यहाँ पर अलोंग द प्लेन वाला जो कंपोनेंट होता है ये mg साइन थीटा होता है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो कंपोनेंट होता है वो mg कॉस थीटा होता है। इस mg को बनाने की नीड नहीं होती है, mg के डायरेक्टली कंपोनेंट बनाए जाते हैं। नाउ यहाँ पर इस mg कॉस थीटा की वजह से क्या होगा कि ये जो बॉडी है ये इस इंक्लाइंड प्लेन के अंदर पेनिट्रेट करना चाहेगी, लेकिन कर नहीं पाएगी, क्योंकि आप जानते ही हो कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट करेगा। इसको n कहा जाता है, और ये n जो होता है वो mg cos थीटा के बराबर होता है। बाकी ये mg sin थीटा अभी तक तो नहीं समझ आ रहा है कि ये बैलेंस कहीं किसी फोर्स से हो रहा है। तो ये अगर अनबैलेंस है तो व्हाट विल हैपन, इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन आएगा। बिकॉज ऑफ mg sin थीटा बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेलरेट। ये एक्सेलरेशन अगर मान लो 10 है तो ये एक्सेलरेशन इस पॉइंट का भी है, और इस पॉइंट का भी है, और इस पॉइंट का भी है। बॉडी का हर एक पॉइंट इतने ही एक्सेलरेशन से नीचे को जाना चाह रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन, राइट। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तब तो ये जो बॉडी है इसी तरह से नीचे ट्रांसलेट होते हुए आएगी, रोलिंग नहीं करेगी। अब आप समझिएगा रोलिंग का मतलब क्या है। अगर फ्रिक्शन है तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि पॉइंट C जो इस बॉडी में है वो 10 के एक्सेलरेशन से नीचे को जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन इस बात को रजिस्ट करेगा। फ्रिक्शन का जो बिहेवियर होता है वो बिटवीन 2 पॉइंट रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं आने देता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक फ्रिक्शन आएगा जो बॉडी पे या बॉडी के पॉइंट C पर अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब बात है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों लगेगा। ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए लगेगा क्योंकि ये इसलिए आया है कि पॉइंट C जो बॉडी का पॉइंट C है वो a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, और फ्रिक्शन चाहेगा कि ये एक्सेलरेशन ना आए। तो फ्रिक्शन इसको रजिस्ट करने के लिए बॉडी पे पीछे की तरफ लग जाएगा, इससे ये एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाएगा। मीनवाइल एक और बात हो जाएगी कि ये जो फ्रिक्शन है ये पॉइंट B के अबाउट इस बॉडी में एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर देगा। उससे क्या होगा, उससे डबल बेनिफिट हो जाएगा। इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इस एक्सेलरेशन की वैल्यू तो ऑलरेडी रिड्यूस हो ही गई। दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि इस टॉर्क की वजह से यहाँ पर एक पॉइंट C पर और एक्सेलरेशन आएगा जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। रोटेशन की वजह से क्या होगा, देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो पॉइंट A पर एक्सेलरेशन इधर को होगा इस तरफ, और इस तरह के रोटेशन में पॉइंट C पर एक्सेलरेशन होगा इस तरफ को। तो बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन दिस एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन एक एक्सेलरेशन इधर को था, लेकिन फ्रिक्शन के आ जाने की वजह से एक टॉर्क बन गया, और उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन इधर को भी हो गया। तो यहाँ पर जो इधर को एक्सेलरेशन होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आर अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है। इस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फ़ा है तो आर अल्फ़ा होता है इस बॉडी पर बिकॉज ऑफ रोटेशन जो एक्सेलरेशन आएगा।
और ए एक्सेलरेशन इस बॉडी में तो पहले से ही था, यहाँ पर इधर को हो गया। इन केस अगर ए और अल्फ़ा ये इक्वल हो गए तो होगा क्या कि पॉइंट सी का जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन, वो 0 हो जाएगा, जितना आगे उतना पीछे। देन यहाँ पर जो पॉइंट सी इस इंक्लाइंड प्लेन के कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में तो है लेकिन स्लिपिंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो नेट एक्सेलरेशन 0 हो गया है। ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से भी एक्सेलरेशन है, रोटेटरी मोशन की वजह से भी एक्सेलरेशन है, और इन टोटल अगर कहें तो इक्वल, अपोजिट और बैलेंस हो गया। तो रोलिंग का मतलब समझ में आया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एक्सेलरेशन का 0 हो जाना। ठीक है, अब यहाँ पर हम इक्वेशंस बनाएंगे ट्रांसलेटरी मोशन के लिए और रोटेटरी मोशन के लिए। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए बहुत आसान सी इक्वेशन होती है, जैसे कि आप जानते ही हो, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। रोटेटरी मोशन के लिए ऐसे ही इक्वेशन होती है, नेट फोर्स नहीं, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। यहाँ पर नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो ये और ये तो बैलेंस हो ही कहते हैं, इनको तो इग्नोर कर दो। इधर को एम जी साइन थीटा लग रहा है, इधर को एफ लग रहा है, तो ये आ गया एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है ना। इधर नेट टॉर्क की अगर हम बात करें तो जो ये है केवल यही है जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी सारे फोर्सेस तो पॉइंट बी यानी कि सेंटर ऑफ द बॉडी से पास हो रहे हैं, तो उनका कोई टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क केवल इस फोर्स का आएगा, और आएगा कितना? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस ऑफ द बॉडी, यू कैन से स्मॉल एफ इंटू आर। आई जो है इसे आप सी एम आर स्क्वायर लिखिए। सी ये क्या है? जैसे कोई भी बॉडी आप कंसीडर करो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो और चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे डिस्क हो, उसमें एम आर स्क्वायर तो ऑलरेडी आता है, बस जो उसके पहले का फैक्टर है वो बॉडी टू बॉडी वैरी करता है, उसको मैंने सी मान लिया है। जैसे कि सॉलिड स्फीयर की बात करनी होगी तो याद करके जाना होता है, वैल्यू ये जो होती है सी की, दैट इज़ 2/5। हॉलो स्फीयर के लिए 2/3, डिस्क के लिए 1/2। ये बाद में मैं भी डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल आपको ये तो क्लियर हुआ कि यहाँ पे अल्फ़ा जो अगर हम a/r रखें तो ये सही है या गलत है, ये यहाँ से क्लियरिटी आई थी कि रोलिंग बोले तो a इक्वल टू आर अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू a/r, यहाँ पे रख दिया मैंने। तो अब यहाँ पर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, f इक्वल टू सी एम ए आ गया। ठीक है, और इस f की वैल्यू को अब आप यहाँ रख दीजिए, तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा, देन इसके बाद में सी एम ए इक्वल टू एम ए, यहाँ से c+1 जो आएगा एम ए वो एम जी साइन थीटा के बराबर आएगा। तो एक्सेलेरेशन इंक्लाइंड प्लेन पर जो होता है जी साइन थीटा अपॉन c+1 होता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन था कोई, उसको कर लेते हैं, जिसमें एक्सेलेरेशन पूछा है इन्होंने, शायद यही वाला है। कह रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, मास गिवन है, रेडियस गिवन है, इंक्लिनेशन गिवन है, रोलिंग डाउन, एंड कह रहे हैं एक्सेलेरेशन बताओ। तो एक्सेलेरेशन मतलब ये लिखा है लीनियर एक्सेलेरेशन, तो एक ही बात हो रही है। अगर अल्फ़ा पूछेगा तो बोलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका हमने अभी फार्मूला बना लिया, दैट इज़ जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय c+1। वैल्यू पुट कर लीजिए, जी को लिखा रहने दीजिए, थीटा पुट करिए 45 डिग्री, और c यहाँ पर यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, तो यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2, तो यू कैन से 1/2 इंटू mr², ये हो गया c का वैल्यू। तो यहाँ पर 1/2 रखिए, +1 सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2/3 हो गया, जी हो गया साइन 45, 1/√2 हो जाएगा। तो आई थिंक √2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई जी विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये आपका सी ऑप्शन में गिवन है, करेक्ट हो गया। थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर अब हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो और क्या क्या निकाल सकते हैं। ये जो बॉडी है इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ये इजीली कैलकुलेट हो सकता है। इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, या नीचे कौन बॉडी पहले पहुंचेगी, जैसे बहुत सारी बॉडी हो, ये सब अब आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, जब ये बॉडी नीचे पहुंचेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ये सारी बातें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। तो जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ये तो मैंने साबित कर ही दिया कि ये बॉडी जब नीचे को आएगी रोल करते हुए, तो इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी जी साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई c+1।
अब यहाँ पर हमने u ज़ीरो मान लिया है, इनिशियल स्पीड ज़ीरो, ये बॉडी नीचे आ रही है। इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ मैंने मान लिया l, ठीक है, मतलब जहाँ से बॉडी स्टार्ट करी थी और फिर फाइनली बॉटम पे पहुँच गई, तो a से b के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मैंने l मान लिया। तो यही इस बॉडी के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट है s का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पर s और u और a तीन बातें नोन हो गई। मैं फिर से लिख दूँ, s ये नोन हो गया, u ये नोन हो गया और a ये नोन हो गया। और हमें अगर t निकालना है तो कोई इक्वेशन ढूंढो जिसमें ये चार लोग आ जाएं। कौन कौन से चार लोग? s u a t। स्ट्राइक की होगी इक्वेशन आपको, s इक्वल टू दरअसल u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, आपको याद होगा। तो वही इक्वेशन यहाँ लगेगी, बट u t ये नहीं लिखा जाएगा, ये ओनली हाफ a t स्क्वायर से काम चलाएंगे क्योंकि u ज़ीरो है। s की वैल्यू यहाँ पे l हो गया, देन 1/2, a की वैल्यू g साइन थीटा डिवाइडेड बाई c प्लस 1 एंड देन t स्क्वायर। पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन आगे के स्टेप चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन पर बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए पहले तो एक काम करो, इसको यहाँ से पिक कर लो और इसको यहाँ लिख लो। अब यहाँ पर देखिए दो बॉडी हैं, कह रहे हैं एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, ठीक है। और इसके बाद में कह रहे हैं कि रोल कर रहे हैं इंक्लाइन प्लेन में, टाइम दोनों का बराबर नहीं है, एक का टाइम t1 है, एक का टाइम t2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में कौन कौन से पैरामीटर हैं जो दोनों ही केसेस में सेम रहेंगे? देखिए ये g और थीटा इंक्लाइन प्लेन वही है, ये सब सेम रहेगा। तो टी स्क्वायर यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c प्लस 1 होगा। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो फिर ये काम का है, नहीं तो आप मोटे मोटे तौर पे ये समझ सकते हो कि जिसका c ज़्यादा होगा उसका t ज़्यादा होगा, जिसका c कम होगा उसका t कम होगा। जैसे कि अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता है, c की वैल्यू 2/5 है। और हॉलो स्फीयर की बात करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर होता है, c की वैल्यू 2/3 है। बोलो कम किसका है? ये लेस है और इसका मोर है। तो जिसका c लेस है टाइम, उसका ही लेस होगा। तो यहाँ पर सॉलिड स्फीयर के केस में टाइम t1 है और हॉलो स्फीयर के केस में टाइम t2 है, तो t1 लेस देन t2 होगा। आई थिंक ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ आप एक और यहाँ पर सिचुएशन है उसको भी डील कर लीजिए कि ये बॉडी जब यहाँ पे पहुँचेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी। मतलब अब यहाँ पे t नहीं निकालना है, यहाँ पर हमें v निकालना है। तो ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें ये चार लोग आ जाएं। कौन कौन से चार लोग? v u a और s। v u a s इक्वेशन स्ट्राइक कर गई होगी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू, यू तो जीरो है, a की वैल्यू g साइन थीटा डिवाइडेड बाई c प्लस 1 एंड देन इसके बाद में s इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट या लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। नाउ यहाँ से आप नोटिस करिए कि कौन किसके डायरेक्टली या प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली, क्वेश्चन के हिसाब से अब डिसाइड होगा। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सॉलिड स्फीयर मास m और ये इंक्लाइंड प्लेन l है। और फिर जो दूसरी सिचुएशन है उसमें क्या है? बॉडी वही है, मतलब c पर कोई बदलाव नहीं आया है। अगेन वी हैव सॉलिड स्फीयर, c की वैल्यू नॉट गोइंग टू चेंज। तो जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, मैं एक काम करता हूँ उनको डिलीट करते चलता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर किस फॉर्मूले से हमें आंसर करना है ये आपको समझ में आ गया होगा, इस फॉर्मूले से। और जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं उसको आप कट करते चलिए। c ये कांस्टेंट है। इंक्लाइन प्लेन का क्या बदला है? लेंथ ये नहीं बदली है, लेकिन एंगल बदल दिया। पहले 30 था तो बाद में 45 हो गया। तो यहाँ पे l इसको कट कर दीजिए, लेकिन थीटा नहीं, ये कट नहीं होगा, ये वेरी कर रहा है। ये कांस्टेंट है दोनों ही केसेस में और ये कांस्टेंट है। मतलब क्या किया कि वही सॉलिड स्फीयर को दोबारा में क्या किया, ये एंगल जो पहले 30 था बाद में 45 कर दिया। ज़्यादा इंक्लिनेशन का इंक्लाइन प्लेन रख करके बॉडी को छोड़ दिया। तो यहाँ पे जब पहुँचेगी तो उसकी स्पीड सेकंड वाले केस में v2 है, तो v1 v2 कंपेयर करना है। तो आप फाइनली ये कह सकते हो कि v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होगा। और यहाँ से हम बोलेंगे कि v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 स्क्वायर विल बी
साइन थीटा वन एंड डिवाइडेड बाई साइन थीटा टू। थीटा वन थीटा टू की अब वैल्यू रख लिया जाए तो यहाँ पे पहले केस में साइन 30 हो जाएगा और दूसरे वाले केस में साइन 45 हो जाएगा। ये 1/2 हो गया और ये 1/√2 हो गया। ये √2/2 हो गया। आई थिंक सॉल्व करेंगे तो ये 1/√2 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक स्टार मार्क है। ये सेम कहानी वर्क एनर्जी थ्योरम से भी डेवलप करी जा सकती है, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं किया कि इस मेथड से करने पर दिक्कत ये आएगी कि कुछ क्वेश्चन तो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन वो वाले क्वेश्चन डील करना मुश्किल हो जाएगा जिसमें टाइम कंपेयर कराते हैं। जैसे आपने यहाँ पे किया कि पूछे कि कौन बॉडी पहले पहुँचेगी और कौन बाद में पहुँचेगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम एनर्जी डायनामिक्स के टर्म में अगर बात करेंगे तो एनर्जी की हैंडलिंग ईजी हो जाएगी, बट टाइम कम लगेगा ज़्यादा लगेगा, वो कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। ड्यू टू दैट हियर वी हैव नॉट फॉलो क्या कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने यहाँ पर फोर्स डायनामिक्स की मदद से चीज़ों को कवर किया है।